अच्छो, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना कि आपको अब एक ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सितंबर 25 अटेम्प्ट, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एक जनरल वीडियो है जिसको एक सीए फाइनल एंड सीए इंटर बोथ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बातें ही इस तरीके से की गई है जो सबके लिए जनरली एप्लीकेबल है। इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए और अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास टाइम कितना बचा है, लगभग लगभग 20 डेज इन टर्म्स ऑफ जुलाई एंड 30 डेज इन टर्म्स ऑफ अगस्त। मतलब ले देखिए हमारे पास 50 से 51 डेज ही बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए। इस एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर हमारे लिए ये डिसीजन लेना कि हम एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे, ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप चूज कीजिए आपका फैक्टर कौन सा है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। यस, अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्टिकुलरली तो आपके डिसीजन का मैं एट द एंड में रिप्लाई करूंगा कि आपने क्या क्या करना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट कि आपने एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देने चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं किन किन बच्चों ने बोथ ग्रुप देना चाहिए। सबसे पहले इधर आ जाओ, मैं आपको बताता हूं कि भैया आपके बोथ ग्रुप का डिसीजन किस चीज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन या फिजिकल हेल्थ कंडीशन कैसी है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है या कुछ मेंटल इश्यूज है, दे गो थ्रू मेनी थिंग्स लाइक फैमिली हो गया, रिलेशनशिप हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो आपको ऐसे केस के अंदर में सोचना चाहिए कि आपने एक बोथ ग्रुप देना है क्या, राइट। मुझे पर्सनली लगता है इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी ऑफ द थिंग आपने चुपचाप ग्रुप 1 देना चाहिए। इट्स जस्ट दैट आपका जो रिजल्ट है ना या आपकी जो डिग्री है वो सिर्फ 3 महीने से आगे बढ़ रही है, 3 मंथ से आगे बढ़ रही है। बट बॉस सिर्फ एग्जाम को पास कर लेना कोई अचीवमेंट नहीं होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट। आप अगर मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बिकॉज ऑफ द एनी रीजन यू आर फेसिंग विद, आपने ये नहीं करना चाहिए। क्लियर है मालिक। एंड हाँ, इफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी गुड, यू आर नॉट गोइंग थ्रू एनी ऑफ द प्रॉब्लम, आपने बोथ ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। सेकंड आता है बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस। आई हैव केम अक्रॉस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, यार सर मेरे तो 5 अटेम्प्ट हो गए, मेरे तो 7 अटेम्प्ट हो गए, मेरे तो 6 अटेम्प्ट हो गए। देखिए जिनको भी मोर देन 3 अटेम्प्ट लग गए हैं ना, मतलब उनको जेन्युइनली ये सोचना चाहिए उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर मान करके चलिए आपका पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सिर्फ एग्रीगेट के अंदर में आप फेल हुए हैं, राइट। सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास है, एग्रीगेट के अंदर में आप फेल हुए हैं, राइट। फॉर दैट मैटर ग्रुप के अंदर में एक आधी ऐसा सब्जेक्ट है जो 1 या 2 मार्क्स से एग्जामिशन के लिए बच गया है, तो ऐसे केस में आपका परफॉर्मेंस गुड है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करनी है, आपने बोथ ग्रुप देने चाहिए। यस और नो। हालांकि मान लीजिए जैसे पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए थे आपको उससे भी बहुत बेयर मिनिमम आए हैं। यस, जैसे अगर मैं इंटर की बात करूं, राइट, मिनिमम 300 चाहिए थे तुम्हारे को बोथ ग्रुप पास होने के लिए और एक ग्रुप पास होने के लिए एटलीस्ट 150 मार्क्स चाहिए थे, तुम्हारे 100 के भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे केस में आपने क्लियरली एक ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप के ऊपर शिफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पास परफॉर्मेंस बैड है। जिनके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट लग चुके हैं प्लीज मेरे को ये आपको जरूर बताना है कि यार आप लोगों ने क्या सच में अब फास्ट ट्रैक की कोई जरूरत है क्या, या सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख करके अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो आप सिर्फ पैसे बचा रहे हैं, आप करियर वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली आप करियर वेस्ट कर रहे हैं, और मुझको नहीं, आप किसी भी टीचर को पूछोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तीसरा आता है चेक योर गुड मार्क्स। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, राइट, फेयरली गुड, और एक आधी सब्जेक्ट ऐसा है जो जैसे एक आधी सब्जेक्ट के अंदर में आप फेल हुए, बाकी 2 के अंदर में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपको, नॉट दी एग्जाम्शन और मे बी एग्जाम्शन, तो आपने जेन्युइनली बोथ ग्रुप के ऊपर ट्राई करने का कोई दिक्कत नहीं है। आता है कि आपको बोथ ग्रुप के ऊपर जाना ही तब चाहिए जब आपने पहले प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। नाउ हैविंग सेड दैट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक बहुत कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं, और वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि वो ये समझते हैं कि भैया उनका 2 बार बुक को पढ़ लेना ये प्रैक्टिस हो गया, मैंने तो सर सब कुछ पढ़ के गया था। भाई अगर तूने सब कुछ पढ़ के गया होता ना तो वो तेरे रिजल्ट में दिख जाता। सो बी रियलिस्टिक, ऐसा नहीं होता है सर। तो भाई साहब तेरे को पढ़ना नहीं है, तेरे को सॉल्व करना है। मेनी लोग यही गलती करते हैं कि पहले मैंने रेगुलर क्लास ले ली थी, चलो उसके बाद मैंने रिविजन देख लिया, मेरे को पूरी बुक का सारा कंटेंट याद आता है, बुक खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ यार मेरे को तो सब कुछ समझ में आ रहा है। भाई साहब आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, हो सकता है आपका आंसर भी राइट हो लेकिन वो आईसीएआई नहीं है, इसलिए आपके मार्क्स कट रहे हैं। यू जेन्युइनली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। रॉट लर्निंग, इसे लर्न लो, पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। 2 बार बुक पढ़ के गया था, 3 बार बुक पढ़ के गया था, प्रॉब्लम ही यही है कि तुम सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, सॉल्व करके नहीं जा रहे हो। अगर तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस पहले बहुत अच्छा हुआ, व्हेन आई से राइटिंग प्रैक्टिस इट क्लियरली मींस कि बोथ ग्रुप के अंदर में आपने ईमानदारी से थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो ही हम उसे कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है, इट्स जस्ट दैट आपको और राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा प्रेशर देके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करके आपका काम हो रहा है, तो ही आपने बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए, नहीं तो आपने बोथ ग्रुप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट। अब सिंगल ग्रुप के लिए किन किन को वर्क करना चाहिए। सबसे पहला देखिए, जेन्युइनली स्पीकिंग आपके पास टाइम बहुत कम है, इट्स 50 डेज, जहां पे आपको नेक्स्ट डे का नेक्स्ट चीज का प्रिपरेशन करना है। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे आप एक ग्रुप या बोथ ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाल फिलहाल में पहले डिसीजन ले लेते हैं, राइट।
इफ़ यू हैव अ वेरी लेस टाइम, आपके पास टाइम अगर बहुत कम है, जैसे 50 डेज है, और स्टिल आपका कोई ना कोई लेक्चर पेंडिंग है, कोई बैकअप पेंडिंग है, या किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ब्रशअप करना है, या फॉर दैट मैटर राइटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, आपने चुपचाप एक ग्रुप के ऊपर आ जाना चाहिए, बोथ ग्रुप पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नहीं सर, पर मैंने लास्ट टाइम बोथ ग्रुप दिया था, बस थोड़े थोड़े मार्क्स से बच गया। नहीं, एक चीज़ करो, अच्छे से करो। एक मेरी बात समझना, फेल होकर के डिप्रेशन लेने से अच्छा तो कभी भी ये है कि तुम एक ग्रुप को अच्छे से पास करके अपने कॉन्फिडेंस को वापस से रीगेन करो और फिर रीस्टार्ट करो। ये कभी भी एक बेटर स्ट्रैटेजी है, बिलीव मी। नेक्स्ट, आपका अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत लेस है, मतलब क्या, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को छोड़ के गए थे, फॉर एग्जांपल सीए फाइनल इंटरनेशनल टैक्स के कई टॉपिक्स आपने छोड़ दिए, जैसे ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गया, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग्स हो गया, और आप देख रहे हैं पिछले 3 अटेम्प्ट से वहां से एक ना एक क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का आ ही रहा है, राइट? या फिर फॉर दैट मैटर आपने इंटर और फाइनल लेवल पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं करी। कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, राइट, कॉन्सेप्ट समझ में भी आया, लेकिन आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं करी। आप प्रैक्टिकली 1/3 ऑफ द सिलेबस को क्या करके जा रहे हैं, स्टिक पे लगा के जा रहे हैं। कैसे 1/3? सर 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू आते ही आते हैं, 30% के तो एमसीक्यू आते ही आते हैं। अब ऐसे केस में आपने क्या कर दिया, आपने जेन्युइनली स्टेक पे लगा दिया। किसको स्टेक पे लगा दिया? 1/3 मार्क्स को। 2/3 के भरोसे पेपर देने जा रहे हो, उसमें भी सोच रहे हो एग्रीगेट आ जाएंगे। इट्स अ फूलिश एक्ट, एक्चुअली इट्स अ फूलिश एक्ट। आपको जेन्युइनली किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? आपको एमसीक्यू राइटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अभी अगर वो नहीं किया है तो आपने एक ग्रुप देना चाहिए। नेक्स्ट, आपको अगर और प्रैक्टिस की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपने लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, फाइनल के अंदर में ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, पढ़ा तो बहुत अच्छे से था, उसके अंदर का कंटेंट भी याद है आपको फेयरली, पर आप उसको लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि एग्जाम ओरल नहीं है। आई रिपीट, एग्जाम ओरल नहीं है, और ऐसे केस में ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आप प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें। मैं हमेशा वो बात कहता हूं, आप मेरा फास्ट ट्रैक उठा कर देख लो, मैंने चार्ट रिविजन डाला है, वो उठा करके देख लो, मैंने एक ही चीज के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया है। डोंट जस्ट गो ऑन लर्निंग, लॉट लर्निंग की रिविजन देख लिया मैंने, पढ़ के हो गया, नहीं, प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा। कई बच्चों के साथ कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन राइटिंग ही नहीं कर पाए 3 घंटे के अंदर में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यस, आपका अगर प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं हुई, इस बार प्रैक्टिस अगर करनी है तो आपको एक ही ग्रुप देना है, काम खत्म। आप अगर 3 से ज्यादा अटेम्प्ट के अंदर में फेल हो गए हो, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, राइट, आपको चुपचाप एक ग्रुप के ऊपर अगले 50 से 60 दिन बहुत अच्छे से एक एक राइटिंग क्वेश्चन इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कोई भी क्वेश्चन देके या कोई भी एडजस्टमेंट देके आपको वो आनी चाहिए। एक बात याद रख, आपका जो पास पेपर है ना, क्वेश्चन सिमिलर आ सकता है, सेम नहीं। आई रिपीट, सिमिलर आ सकता है, सेम नहीं। तो तेरे पास प्रैक्टिस इतनी बेहतर होनी चाहिए कि तूने हर चीज को सॉल्व करके रखा है, तूने हर थियोरी पेपर के क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से लिख करके रखा है, तो जाकर के तेरा काम होगा, नहीं तो तेरा काम नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और फाइनल वाला जो बच्चा है वो तो हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहा हो, तेरे को जॉब के साथ साथ जो टाइम मिलता है ना भाई, या तो तू उसमें पढ़ सकता है, तो राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता है, और उसमें भी मैं तेरे को कहूंगा राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं तो जो तेरा फाइनल का सपना है ना, ये सपना रह जाएगा, पास कभी नहीं होने वाला। आगे आते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या हेल्थ को लेकर के इश्यूज है, घर पे किसी की हेल्थ को लेकर के इश्यूज है, मैं आपसे कहूंगा चुपचाप एक ग्रुप दीजिए। कोई देखिए, सीए और सीए में और सीएस आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज योर हेल्थ। अपन है ना बचपन से ये सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। मतलब क्या है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट मेंटल और फिजिकल हेल्थ नो, तब तक ये काम नहीं होने वाला। स्पेशली बच्चियों को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लड़कियों को, कि आपको तो लगभग लगभग मूड स्विंग, स्ट्रेस होना, पीसीओडी जैसी चीजें होना, ये बहुत कॉमन है यार। आई मीन कम ऑन। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरी एक बात समझना, डिग्री इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपने अपना 100% उसको देना चाहिए, पर अगर ये 100% एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ आ रहा है या मेंटल स्ट्रेस आ रहा है ना, प्लीज मत करो। ये कंपटीशन एंड ऑल के चक्कर में ना मत जाओ। डेफिनेटली यू मस्ट बी कॉम्पिटिटिव, है ना, पर कंपटीशन के चक्कर के अंदर में अगर आप अपना वेलबींग ही खो दोगे ना, तो इसमें कोई मतलब नहीं आने वाला दोस्त। आपने चुपचाप एक ग्रुप देना चाहिए। आई थिंक फेयरली हमने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, जहां पे आप सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप को आप देख लेंगे। मेरा ओपिनियन अगर आप जेन्युइनली मानो तो 50 दिन के हिसाब से आप फाइनल में अगर है, आपने सीरियसली सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसका प्रैक्टिस सेशन क्या होना चाहिए, कैसे एक ग्रुप का प्लानिंग करें, इसके बाद एक और वीडियो आएगा इसी चैनल पे, सीए विजय सारडा, आप वहां पे देख लेना। मैंने उसमें पूरा डिटेल किया है कि आपको क्या प्रैक्टिस सेशन करना चाहिए, कितना टाइम किसको अलॉट करना चाहिए, वो सब बारों में मैंने डिस्कस किया हुआ है। हाल फिलहाल में पहले ये डिसीजन ले लो, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप। आप अगर फेल भी हुए ना, 2-3 दिन हो चुके हैं रिजल्ट आने को, मैंने इसीलिए ये वीडियो पहले नहीं निकाला, 2-3 दिन आने को हो चुके हैं। आई थिंक अब आप मेंटली प्रिपेयर
जाएगा कि नहीं यार मेरे को देना है या नहीं देना है। और अगर आपको एक क्लोज छोड़ना भी है ना, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, शुड आई लीव सीए, आप वो भी देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में क्लियर फेयर आना जाएगा। क्योंकि कई बच्चों से ना मैं कम अक्रॉस हो रहा हूँ कि एक्चुअली सर मेरे को सीए नहीं करना था, मेरे को कुछ और फॉलो करना था। अगर आपको कुछ और फॉलो करना है तो प्लीज़ आप उस पर जाइए, प्लीज़ यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जेन्युइनली कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए, ताकि आपको क्या मिल जाए, एक क्लियर आपका लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए। पहला, फास्ट ट्रैक। देखिए क्या आपको फास्ट ट्रैक की जरूरत है क्या? जैसे अगर आप हमारा फास्ट ट्रैक देखें, इसमें 30-35 के अंदर में इंटर फाइनल दोनों लेवल पे हमने पूरे के पूरे लेक्चर कराया अलॉन्ग विथ राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट जस्ट लर्निंग, अलॉन्ग विथ राइटिंग प्रैक्टिस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने 2 साल पहले क्लास ली है, 3 साल पहले क्लास ली है और सिर्फ यूट्यूब पे रैंडम रिविजन उठा के देख लेते हैं, अमेंडमेंट अलग कर लेते हैं। भाई साहब देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है आपको, आपका अमेंडमेंट वीडियो ना 2 घंटे का है, लेकिन वो अमेंडमेंट किन किन सेक्शन में अप्लाई हो सकता है, उसका इंटरलिंकिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, ये तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो प्लीज़ हैव फास्ट ट्रैक क्लासेस। अगर आपको 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट लग चुके हैं तो आपने उस सब्जेक्ट और आप रिपीटेडली कोई सब्जेक्ट के अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आपने किसी टीचर का कोई फास्ट ट्रैक लेकर के राइट फ्रेश अप्रोच लेना चाहिए। पर सर अब तो 50 दिन है, फास्ट ट्रैक लूंगा तो 30 दिन लगेंगे। भाई एक दिन में 2 लेक्चर भी हो सकता है, कम ऑन, तू लेक्चर को ना 1 की स्पीड में तो नहीं देखता है, 1.5 2 की स्पीड में तू देखता है, तो तूने ये कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस अटेम्प्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं ना भाई साहब इंटर और फाइनल के, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना तो आप दुनिया में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। रॉट रिविजन कर लेना या फिर 2 बार पढ़ लेना, या बोलोगे कि हाँ मैं पढ़ लूंगा। भाई साहब आपके टॉपिक्स देखें कितने हैं, फाइनल के अंदर में सिर्फ डीटी के अंदर में 53 टॉपिक्स है, इंटरनेशनल टैक्स मिला करके। इंटर लेवल में सिर्फ डीटी के अंदर में 17 टॉपिक है, जीएसटी पकड़ लो तो वो 30 के ऊपर चल जाए। यस और नो? ऐसे केस में आप सोच रहे हो जो पहला टॉपिक पढ़ा है वो आपको अगर 50 टॉपिक के बाद याद रहेगा तो आप गलत कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद को एक गलत प्रिजम्पशन दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इट इज ओनली द राइटिंग, और राइटिंग करते वक्त भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि जब आप से नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो उसका सेल्फ रिविजन इतना प्यारा हो कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ये 10 क्वेश्चन तो है पर मेरे को इसमें से कोई भी दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही क्या करना है, एक्चुअली सॉल्व करना है। तीसरी चीज, आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। बहुत से बच्चे ना, मैंने देखा है यार, हम लोग फाउंडेशन से फाइनल तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, बहुत से बच्चों का इशू पता है क्या है? डिस्ट्रैक्शन। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है ना। जैसे पहला, उन्होंने घर पे बैठ करके पढ़ा। मैं जेन्युइनली हर बच्चे को कहता हूं, आप कौन से सिटी में रहते हैं इररिलेवेंट, पर प्लीज घर पे बैठ के मत पढ़ो या बेड पे बैठ करके मत पढ़ो। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा कंफर्ट जोन जो है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हो, लेकिन ये कंफर्ट जोन ना तुम्हारे को तोड़ रहा है। आप किसी भी रैंकर बच्चे से पूछोगे या जिसने बूथ ग्रुप पास बच्चे से पूछोगे ना, वो कंफर्ट्स के अंदर में नहीं बैठा था। हाँ, ऐसा हो सकता है उसने दिन भर ना पढ़ा हो, सिलेक्टिव आर्ट्स ही पढ़े हो, पर जितना पढ़ा ना उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। घर पे बैठ के अगर तुम्हारा बहुत टाइम पास हो रहा होगा, चुपचाप उठ करके आपने लाइब्रेरी जानी चाहिए और लाइब्रेरी में जा करके आपने पढ़ना चाहिए। चूज करो ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे सीए स्टूडेंट हो, ताकि वो एक वाइब हो कि यार कोई और को पढ़ते देख के मेरे को भी वो इंटरेस्ट आए। दूसरा, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना फोन को अवॉइड करना होगा। आई मीन टू से, सी ये बहुत हार्ड है कि आप फोन से दूर हो जाएं, राइट? आपको बार बार लगेगा चल यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मत करो मेरे भाई, आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आई हैव 2 फोन। अगर आप दोनों को देखोगे ना भाई साहब, दोनों के अंदर में एयरप्लेन मोड डाल के रखा। जिसको बात करनी है वो तेरे से 2 घंटे बाद भी बात कर लेगा, मेरी बात समझना, या तू 2 घंटे बाद भी बात कर लेगा, मैसेज कर लेगा। तेरे लिए ना किसी का स्नैप स्टोरी जिसमें लिखा है आज वेडनेसडे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ इट इज अपॉन योर करियर दोस्त, क्योंकि तब तक के ये बहुत अच्छा लगता है जब तक कि आप सिर्फ पढ़ते रहते हो। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन आपको इन सब बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। नेक्स्ट, आपको मोर ऑफ दी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। मैं कई सारे सीए फाइनल वाले बच्चों से मिलता हूँ, आते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको पता है? वो बोल रहे हैं सर मैं सब पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है। भाई साहब सीए फाइनल के अंदर में या सीए इंटर के अंदर में अब आप वो अप्रोच नहीं ले। हाँ, आपको नॉलेज बहुत होना चाहिए। मैं उन बच्चों को देखता हूँ यार, इतने गजब जगह से आर्टिकलशिप की है, नॉलेज उनको बहुत सारा है, पर ये नॉलेज ना आपको एग्जाम पास नहीं करवाता दोस्त। एग्जाम पास आपको एक राइट आंसर एज पर आईसीएआई ही करवाएगा। आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। अभी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को हम कैसे डेवलप करें? मेरे हिसाब से आपने लास्ट 3 इयर्स के पेपर निकालने चाहिए। सबसे पहले पेपर को अंडरस्टैंड करो कि पेपर आता कैसा है, उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन के अंदर में राइट, आपने जो भी टीचर लिया होगा डेफिनेटली उनका क्वेश्चन बैंक होगा। इस बार कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन में जाने के बदले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पे जाओ। मतलब आप पहले देख लो उसके क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं, कौन सी चीजें रेलेवेंट है। सब कुछ पढ़ना रेलेवेंट नहीं होता। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे अगर मैं आपको बात करूं, फाइनल के अंदर में एक टॉपिक है पीसीआरटी चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर में सब कुछ नहीं पूछते, पर कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि कौन सी चीजें एप्लीकेशन होगी, एग्जिट टैक्स का क्या होने वाला है, फिर कैपिटल गेन्स आ रहे हैं अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को, उसका क्या होगा। ये वो पॉइंट है जो आपको रेलेवेंस है आउट ऑफ द होल थिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सीए इंटर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे पीजीपीपी एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, पर उसके कुछ रेलेवेंट सेक्शन है जिनके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 43 बी हो गया, 48 हो गया, 43 हो गया, 44 ए ई हो गया, 44 ए डी हो गया। तो आपको इसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए रादर देन ऑल सेक्शंस आपको लर्न करना, राइट? आपको सिलेक्टिव अप्रोच अगर नहीं कर रहे हो ना तो आप गलती कर रहे हो। और ये कैसे अप्रोच करना है, हर सब्जेक्ट का पहले क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन बैंक को देखो, फिर उससे जाकर के आपको अप्रोच में वर्क करना होगा। एंड लास्ट, आपने जो पिछले बार भी गलती की, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के हर टीचर ना एबीसी एनालिसिस डालते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर में, या किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस देख लो और आज ही देख लो पढ़ने से पहले। एबीसी एनालिसिस से आपको क्लियर कट हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें से मोटे मोटे तौर पे पेपर आता है। आपने सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और वो फोकस आपको आपके एग्जाम में लगाना चाहिए। आपने सबसे पहले ए और बी कैटेगरी के ऊपर वर्क करना चाहिए जेन्युइनली। तो आप क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बेसिक में गलती बताता हूँ। आप जब वापस से डीटी पढ़ना चालू करेंगे तो आप क्या चालू करोगे, बेसिक से चालू करोगे और धीरे 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 बड़े टॉपिक के ऊपर जाओगे। आप थोड़ा सा उल्टा काम करो, जैसे एबीसी एनालिसिस के अंदर में पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, राइट, आपका टीडीएस हो गया, आपके असेसमेंट प्रोसीजर्स हो गए, ये आपके सबसे बड़े टॉपिक बन जाते हैं। आपने सबसे पहले बड़े टॉपिक को ठोकना चाहिए ताकि आपके पास टाइम बचे, राइट? पहले बड़े टॉपिक ठोको, ए कैटेगरी वाले पूरे टॉपिक को आपको खत्म करना चाहिए, फिर बी कैटेगरी वाले टॉपिक पे आना चाहिए और फिर सी कैटेगरी वाले टॉपिक के ऊपर आना चाहिए। बट भाई साहब, इस बार आपको पास करना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आपने इन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हुए एक सिलेक्शन ले लेना चाहिए कि हाँ यार, मैंने मेरा ये सिलेक्शन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोथ ग्रुप का प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते ना। डोंट गो इन दैट मंकी रेस कि मैं वो दे रहा इसलिए मैं बोथ ग्रुप दूंगा, फिर मैंने तो बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भर दिया। एग्जाम फॉर्म तूने भले बोथ ग्रुप का बड़ा होगा, बट इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड नो कि यार मेरे को नहीं देना है, जस्ट फोकस ऑन योर इफ योर जर्नी। आप कब तक के कंपटीशन को देखते बैठोगे यार? पर जो करो वो तो बेहतर करो, जो करो उसमें तो बेहतर रिजल्ट लेकर के आ जाओ। अगर ये भी नहीं आएगा तो वो भी डिप्रेशन में घुस जाएगा। और जिनको 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट लगे ना, मैं आपको क्लियर स्टेटमेंट देता हूँ, आपने चुपचाप एक ग्रुप ही देना चाहिए, एक ही ग्रुप देना चाहिए। हो सकता है आपने पहले एक दिया हो, फिर बोथ दिया हो, फिर एक दिया हो, फिर बोथ दिया हो, कुछ भी स्ट्रैटेजी रहने दो, तुमने एक देना है। एक को इतने अच्छे तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करके देना है कि उसका रिजल्ट पास आने के अलावा ऑप्शन ही ना बचे। एंड प्लीज कीप योर टारगेट्स मिनिमम 50, है ना? डोंट कीप योर टारगेट्स एज 40। पेपर कैसा आएगा तुमको नहीं मालूम, कौन सा पेपर डिफिकल्ट आएगा तुमको नहीं मालूम, पर हाँ, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी रही ना, कहीं से भी कुछ भी आ जाए तुम्हारे को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और याद रखना, 3 अटेम्प्ट के चक्कर में ना हर लेवल पे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि भैया पासिंग परसेंटेज तो फिक्स रहेगा, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर है वो बढ़ते जाएंगे। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप बहुत स्मार्ट स्टडी करें, राइट? और हम इसके बाद एक और वीडियो लेकर के आएंगे कि आप अगर सिर्फ एक ग्रुप देना चाहते हैं तो उसका प्रिपरेशन कैसा होगा, बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो उसका प्रिपरेशन कैसा होगा। उन वीडियोस को भी आप इस चैनल के ऊपर जरूर देखिएगा, और अगर ये हेल्पफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे डालिए, मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी बने तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। गेटिंग द मूविंग मालिक, अच्छे से करो, राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो और एग्जाम ओरिएंटेड रहो, तो शायद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यस, और मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और ICAI। तुम्हें ICAI लिखना होगा, सिर्फ राइट लिख के काम नहीं होगा। इसका मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आप जब पीजीबीपी में सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है, पीएनएल के डेबिट साइड में कोई कैश एक्सपेंडिचर 10,000 के ऊपर आया, आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर इसको एड बैक करना चाहिए क्योंकि 48(3) कहता है 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट है, अलाउ डिसअलाउ होना चाहिए। आपने एड बैक कर दिया, बराबर है। अब ये आपका आंसर राइट है, पर ये ICAI नहीं है। पूछो कैसे? सर वो ऐड करने के बाद उस पर नोट होनी चाहिए कि भैया ये ऐड क्यों हुआ। अब वो नोट तो आपने लिखी ही नहीं, अब आपका आंसर राइट तो हो गया पर ICAI नहीं हुआ। एडजस्टमेंट को अगर आपके 3 मार्क मिलने होंगे ना इसमें, तो आपको मिलेगा 1 मार्क या हाफ मार्क ही, क्योंकि आपने आंसर तो राइट किया था पर ICAI नहीं किया। और जिस हिसाब से ना भाई साहब रिजल्ट आ रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए दैट ICAI का करंट मैनेजमेंट ना बहुत सीरियस है क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालने के लिए, दैट टू हु हैज नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन एंड वर्किंग। वो लक फैक्टर कोई काम नहीं करता। और प्लीज 3 से 4 गेम में बिल्कुल मत पढ़ो। वो कौन कौन से है? पहला कि मैं छोटे सेंटर से दे दूंगा तो रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा, का कुछ नहीं होता, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं बोथ ग्रुप का फॉर्म भरता हूँ, ग्रुप 1 के अंदर में मैं एक काम करूंगा, ये पूरा पढ़ के जाऊंगा और ग्रुप 2 का एक हाथ सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, उसमें एग्जाम्शन ला लूंगा, या ग्रुप 2 पढ़ लूंगा, ग्रुप 1 के एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ला लूंगा। प्लीज शिफ्ट दैट स्ट्रैटेजी। एक करो, अच्छे से करो। समझ में आ रहा है? एक पढ़ के एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ला लूंगा वालों सपने ना बहुतों ने देखे, किसी के पूरे नहीं हुए आज तक जीवन में। समझ आ रही है बात? तो चुपचाप आपने क्या करना चाहिए, एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तीसरा, राइट, मैं पढ़ता हूँ फिर ब्रेक ले लेता हूँ, पढ़ता हूँ फिर ब्रेक ले लेता हूँ। जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उस टाइम पे पढ़ना है। 3-3 घंटे के पैकेट बनाने हैं। दिन भर एक सब्जेक्ट लेकर के नहीं बैठना है। 3 घंटा एक, 3 घंटा एक, 3 घंटा एक, 3 अलग अलग सब्जेक्ट करो ताकि तुम्हारा रिटेंशन और तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। राइट, तो दैट्स इट मालिक। ये आप इस वीडियो के हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको एक देना है या बोथ देना है, बट प्लीज डू इट एट योर ओन mental peace. Please do it with your whole hard work and definitely we are with you. Yes Malik, so चलिए see you in the next video कि कैसे एक ग्रुप या बोथ ग्रुप को प्लान करना है, उसका वीडियो आप देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपको डीटी का रिवीजन करना है, चार्ट रिवीजन फाइनल और इंटर दोनों का मैंने डाल दिया है CA विजय साटा चैनल पे, प्लीज जाकर के देख लेना। बाय बाय।